नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के घटक दलों के बीच मंत्रिमंडल में स्थान पाने की कवायद तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी और जेडीयू दोनों ही कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही मौजूदा मंत्रियों की हिस्सेदारी भी लगभग बरकरार रखी जाएगी। जेडीयू से 5 से 6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। महनार सीट से निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई टीम में जगह मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 नवंबर को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों ने बताया कि जेडीयू अपने अधिकांश मंत्रियों को बरकरार रख सकता है, जबकि बीजेपी कुछ नए चेहरों को शामिल कर सकती है। पिछले मंत्रिमंडल के 25 में से 24 मंत्री इस बार चुनाव जीतने में सफल रहे थे, जबकि सुमित कुमार सिंह अपनी सीट नहीं बचा सके। सुमित कुमार सिंह 2020 में निर्दलीय जीतकर बाद में जेडीयू कोटे में मंत्री बने थे। मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नई सरकार के शपथ तय हैं। पहले विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, फिर शपथ का कार्यक्रम होगा। नई सरकार में कितने मंत्रियों की शपथ होने की उम्मीद है? देखिए, जिस तरीके से एनडीए गठबंधन को चुनाव नतीजों में मेजॉरिटी आई है और बम्पर सीटें हासिल हुई है, उस लिहाज से ये लग रहा है कि बीजेपी और जदयू अपने सभी सहयोगियों को बराबर का भागीदार बनाएगी। बीजेपी और जदयू में दोनों में से ही कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मैथिली ठाकुर, जो कि एक चर्चित चेहरा है और बिल्कुल बीजेपी के लिए एक विनर रही हैं, तो उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एक और हैं महनार सीट से निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जदयू के उमेश सिंह कुशवाहा, वो उनको भी नीतीश कुमार की नई टीम में जगह मिलने की संभावना है। जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे मनीष जी, नीतीश कुमार कल राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा तो किया, मगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। क्या नीतीश के अंदर अभी भी डर बना हुआ है कि कहीं बीजेपी गेम कर उनके बजाय किसी और को मुख्यमंत्री न बना दे? इस लिहाज से बिहार में सभी राजनीतिक पंडित ये उम्मीद तो कर रहे थे कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलेंगे और अपने विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर देंगे और साथ ही साथ अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस्तीफा नहीं सौंपा है। हालांकि जदयू की ओर से इसका कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं आया है और इसमें कोई ऐसी भी बात नहीं है कि यह गैर संवैधानिक है। अभी 22 तारीख तक संवैधानिक रूप से बिहार की सरकार काम करेगी। जैसे ही शपथ ग्रहण की तिथि सामने आ ही गई है, उसके पहले नीतीश कुमार कभी भी राज्यपाल से मिलकर एक अलग से अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। धन्यवाद मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर, सीएम योगी सीएम योगी का आज अयोध्या दौरा, ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। 25 नवंबर को आएंगे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर करीब 2 बजे के बाद अयोध्या पहुंचेंगे। उनका हेलीकॉप्टर 2:35 पर राम कथा पार्क हेलीपैड पर उतरेगा। सीएम योगी लगभग 2.5 घंटे अयोध्या में रहेंगे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और बैठकों में शामिल होंगे। आगमन के बाद सीएम योगी सबसे पहले हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजा करेंगे। इसके बाद मंदिर परिसर के पीएफसी में
ट्रस्ट पदाधिकारियों, इंजीनियरिंग टीम और अधिकारियों के साथ एक बड़ी समीक्षा बैठक होगी। ये बैठक करीब 1 से 1.5 घंटे चलेगी। सुरक्षा से जुड़े अधिकारी भी इसमें उपस्थित रहेंगे। वहीं सीएम अस्थाई साकेत महाविद्यालय हेलीपैड और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी आगमन को देखते हुए इन स्थानों पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। पीएम के लिए जिला प्रशासन 2 संभावित रूट तैयार कर रहा है। सीएम योगी 25 नवंबर को होने वाले भव्य धर्म ध्वजा फहराने के कार्यक्रम की तैयारियों का भी स्थल निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। इस मौके पर प्रदेश सरकार अतिथि देवो भव की भावना के साथ सभी अतिथियों का स्वागत करेगी। हमारे साथ आनंद सिंह विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। सीएम योगी का अयोध्या दौरा कितना अहम है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं और अब जो राम मंदिर है उसका कार्य चूंकि पूर्ण ध्वजारोहण होना है 25 नवंबर को, इसके लिए मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी अहम है। मुख्यमंत्री न सिर्फ जो निरीक्षण करेंगे बल्कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है आने का, उसको लेकर भी अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी और वो स्थिति का जायजा लेंगे कि जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है वो बेहतर से बेहतर तरीके से संपन्न हो। और यही सब वजह हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री करीब 2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और 2:30 बजे के आसपास उनका हेलीकॉप्टर अयोध्या में उतरेगा। धन्यवाद। अगली बड़ी खबर लेंगे। दिल्ली दंगा मामले में आज सुनवाई। आरोपी शर्जील उमर खालिद मीरान की याचिका पर सुनवाई। 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेगा। आरोपियों में यूपीए के तहत दंगों की बड़ी साजिश के मामले में जमानत देने से इनकार के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली पुलिस जमानत के विरोध में अपनी दलील रखेगी। इन आरोपियों की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस ने अपना हलफनामा दाखिल कर उनकी जमानत याचिका का विरोध किया है। आपको बता दें, 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आरोपियों ने यूएपीए के तहत दंगों की बड़ी साजिश के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली पुलिस जमानत के विरोध में अपनी दलील रखेगी। इन आरोपियों की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस ने अपना हलफनामा दाखिल कर उनकी जमानत याचिका का विरोध किया है। हमारे साथ विवेक सिंह चंडेल जुड़ गए हैं इसी खबर पर। आज की सुनवाई में शर्जील इमाम, उमर खालिद सहित सभी आरोपियों को क्या जमानत मिलने की उम्मीद है, बताइए। हेलो जी जी विवेक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आज की सुनवाई में शर्जील इमाम, इमामल, उमर खालिद सहित सभी आरोपियों को क्या जमानत मिलने की उम्मीद है? चूंकि जो दिल्ली दंगे मामले हैं उन मामलों में शर्जील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलशिफा फातिमा और शिफाउर रहमान ने अपनी याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी, निचली अदालत में इनको जमानत नहीं मिल पाई थी, तो उसकी उस जमानत के न मिलने के फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने भी इनको जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया है। सुप्रीम कोर्ट में इनकी तरफ से बार बार ये दलील दी जा रही है कि जो इन लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया दिल्ली दंगों में, इन मामलों में उनको चुन चुन के जो है खास वर्ग को ही इसमें
नामित किया गया है और उनके खिलाफ मामला चलाया जा रहा है। और खासतौर से ये कि उनकी तरफ से बार बार ये दलील दी जा रही है कि ये लोग ट्रायल में देरी कर रहे हैं। हालांकि जो दिल्ली पुलिस है उसकी तरफ से हाईकोर्ट में भी ये दलील दी गई थी और हाईकोर्ट ने भी इस बात को माना था कि जो मामलों में देरी हो रही है, देरी की वजह प्रोसिक्यूशन नहीं है, ये आपकी वजह से देरी हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखी जा रही हैं उन दलीलों में साफ साफ ये कहा गया है कि जो इन लोगों को आरोपी बनाया गया है इनके खिलाफ कोई ठोस चीजें नहीं है। सिर्फ किसी ग्रुप में एक ट्वीट करने की वजह से या ग्रुप में शामिल होने की वजह से या प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से इनको आरोपी बनाया गया और इनके खिलाफ मामला चल रहा और तकरीबन 4.5 से 5 साल तो हो चुके हैं और ये अभी तक जेल में ही हैं, जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। हालांकि जो इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनको कुछ समय के लिए अंतरिम जमानत भी मिली थी, इसके बाद वो इसका भी सहारा लेके ये कहना चाह रहे हैं कि जब उनको अंतरिम जमानत मिली थी तो उन्होंने शर्तों का पूरा पालन किया था जो कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी और किसी गवाह के साथ छेड़छाड़ नहीं किया था। ऐसे में उनको काफी लंबा समय हो गया और जमानत उनको मिलनी चाहिए। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है उसका लगातार ये कहना है कि जो इनकी तरफ से दलीलें दी जा रही हैं ये बिल्कुल तथ्यहीन है और बार बार इनकी तरफ से मामले में देरी की जा रही है और जो मामले में जो चार्जशीट दाखिल हुई उसके बाद भी जो जांच है वो कंटिन्यू है। ऐसे में अभी जमानत नहीं दी जानी चाहिए। तो जो प्रोसिक्यूशन है बार बार ये कह रहा है कि इनको जमानत न दी जाए, लेकिन जो शर्जील इमाम सहित और जो ये इसमें आरोपी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि चूंकि इस मामले में जो हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो जांच चल रही है और उसमें अगर ये 10 सालों तक जांच चलती रहेगी तो क्या 10 सालों तक हम जेल में रहेंगे। ऐसे में एक उम्मीद बनती है इनको कि सुप्रीम कोर्ट से इसकी राहत मिल सकती है, लेकिन हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर लगता है कि इनको जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन अभी जो याचिकाकर्ता हैं इनकी तरफ से दलीलें कोर्ट में दी गई हैं। अब जो प्रोसिक्यूशन है वो अपनी दलीलें देगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से दलीलें दी जाएंगी कि जो इन्होंने तर्क रखे हैं जिस आधार पर इनको ये कहना है कि अगर हमने प्रदर्शन किया है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की वजह से हमको आरोपी नहीं बनाया जा सकता कि हमने किसी ऐसे घटना को अंजाम दिया है। तो अब प्रोसिक्यूशन का ये काम होगा कि प्रोसिक्यूशन इन दलीलों को गलत ठहराए और उनकी जमानत का विरोध करते हुए ये कहे कि इनको जमानत न मिले। अब कोर्ट को ये तय करना पड़ेगा कि प्रोसिक्यूशन की दलील और जो आरोपी हैं इनकी तरफ से दलीलें दी गई, इन दलीलों को कसौटी पर रखने के बाद क्या इनको जमानत मिलने की कुछ उम्मीद बनती है या कुछ और ग्राउंड होते हैं जिनके आधार पर जमानत मिल सकती है। इसके लिए हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा कि जब प्रोसिक्यूशन की दलीलें पूरी कर देगा और कोर्ट इसमें फैसला सुरक्षित रख के इसमें अपना फैसला देगा। जी धन्यवाद विवेक जी इस खास जानकारी के लिए। फिलहाल रुकेंगे हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का जो कि प्रयागराज से आ रही है।
जाली हस्ताक्षर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, वकील जाली हस्ताक्षर को लेकर हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफएसएल जांच के दिए आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका मामले में प्रथम दृष्टया विसंगतियां सामने आने के बाद रिकॉर्ड में दर्ज कई हस्ताक्षरों की फॉरेंसिक जांच का निर्देश दिया है। एफएसएल को 1 महीने के भीतर एक स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें दर्शाया गया हो कि क्या सभी दस्तावेजों पर अशरफ अली अली के हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए थे। कोर्ट ने कहा कि क्या याचिका वापसी आवेदन पर प्रतिवादी संख्या 5 के वकील के हस्ताक्षर उसके वकालतनामे पर किए गए हस्ताक्षरों से मेल खाते हैं। प्रकरण में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने अधिवक्ता परिजात द्विवास्तव की ओर से धारा 379 बीएनएसएस के तहत दायर आवेदन पर विचार करते हुए ये आदेश पारित किया है। इसमें आरोप है कि याची ने झूठा हलफनामा और जाली दस्तावेज दिए हैं। इसमें उसके वकील के हस्ताक्षर भी हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर आलोक जी जुड़ गए हैं। क्या है मामला, आप हमें पूरा विस्तार से बताइए। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है कि तमाम जो याचिकाएं दाखिल की जाती हैं उसमें फर्जी दस्तावेज लगाए जाते हैं, उनके हस्ताक्षर नहीं होते हैं, फर्जी हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो सबकी फॉरेंसिक लैब से जांच कराने के आदेश जारी किए हैं और बहुत ही चिंता प्रकट की है कि काल्पनिक नाम से, काल्पनिक याचिकाकर्ताओं के नाम से, फर्जी नाम से याचिकाएं दाखिल की जा रही है। बहुत ही गंभीर विषय है। तो इस पूरे प्रकरण में एफएसएल की जांच होगी, फॉरेंसिक लैब की, और इसके बाद जो भी उसमें जांच के बाद निकल कर आता है उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पुनः सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस की कोर्ट ने इस आदेश को दिया है और इस पर चिंता प्रकट की है कि काल्पनिक वकील और फर्जी हस्ताक्षर के मामले में जनहित याचिकाएं दाखिल कर रही हैं, की जा रही है, जो बेहद गंभीर विषय है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। अगली बड़ी खबर लेंगे सोनभद्र से। सोनभद्र चट्टान धंसने से बड़ा हादसा। मलबे में दबे मजदूरों को बचाने की कवायद तेज। रेस्क्यू अभियान जारी, अब तक 7 शव निकाले गए। 15 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका। सोनभद्र चट्टान धंसने से बड़ा हादसा। मलबे में दबे मजदूरों को बचाने की कवायद तेज। रेस्क्यू अभियान जारी, अब तक 7 शव निकाले गए। सोनभद्र के ओबरा क्षेत्र के दिल्ली मारकुंडी स्थित मेसर श्री कृष्णा माइनिंग वर्कर्स की पत्थर खदान में चट्टान धंसने से मलबे के नीचे दबे 6 और शव सोमवार को निकाले गए। इनमें 2 सगे भाइयों के शव भी शामिल हैं। हादसे में मरने वालों की संख्या अब 7 हो गई है। दूसरी तरफ राहत बचाव कार्य जारी है। प्रशासन का कहना है कि जब तक ये तय नहीं हो जाए कि खदान में और कोई नहीं फंसा है, तब तक बचाव अभियान जारी रहेगा।
अगली बड़ी खबर लेंगे मध्य प्रदेश से। किसानों के आंदोलन से पहले बड़ा फैसला, उज्जैन में लैंड पूलिंग निरस्त। किसान आंदोलन पर बोले सीएम मोहन यादव, पूरा विश्व देखेगा सिंहस्थ का वैभव। किसानों के विरोध आंदोलन शुरू होने से ठीक एक दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए उज्जैन की लैंड पूलिंग नीति को निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसान सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सिंहस्थ 2028 का आयोजन दिव्य, भव्य और विश्व स्तरीय रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये फैसला किसान संघ के प्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और उज्जैन जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक के बाद लिया। बैठक में किसान संघ की मांगों पर चर्चा की गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लैंड पूलिंग निरस्त करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हम सिंहस्थ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बैठक में लैंड पूलिंग को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। सीएम ने कहा कि पूरा विश्व सिंहस्थ 2028 का वैभव देखेगा। मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और जिला प्रशासन को लैंड पूलिंग निरस्तीकरण के आदेश तत्काल जारी करने के निर्देश भी दिए। संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। किसानों के विरोध आंदोलन शुरू होने से पहले मोहन सरकार ने बड़ा फैसला किया है, उज्जैन की लैंड पूलिंग नीति को निरस्त कर दिया है। सरकार के इस फैसले से किसानों की क्या प्रतिक्रिया है? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है वो किसान हित का निर्णय था और किसान इससे काफी खुश नजर आते दिख रहे हैं, क्योंकि जो लैंड पोलिंग का जो मामला था काफी चर्चा में आ गया था और किसानों ने डिक्लेयर कर दिया था कि डेरा डालो घेरा डालो का आंदोलन जो है 18 तारीख से किसानों के तरफ से घोषित किया गया था, जिसमें 4 मांगे मुख्य रूप से रखी गई थी कि जिस तरीके से सिंहस्थ में लैंड पोलिंग एक्ट को लागू किया गया था उसको निरस्त किया जाए और जो पक्के निर्माण या स्थायी निर्माण की जो बात कही जा रही थी सरकार की तरफ से कि कुछ स्थायी निर्माण होंगे उसको भी निरस्त किया जाए। तो इस प्रकार से सरकार ने किसानों की चारों मांग ली है और सिंहस्थ जो है वही पुराने जो किसानों की मांग थी, जिस पुराने तरीके से जो सिंहस्थ होता था उसी तरीके से किया जाएगा और सरकार किसानों की मांग को स्वीकार की है और इस तरीके से किसान काफी खुश नजर आते दिखाई दिए और सरकार को बधाई देते हुए नजर आए। धन्यवाद संतोष जी। अगली बड़ी खबर लेंगे उत्तराखंड से। भाजपा के पूर्व विधायक के बेटे का तांडव, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव के बेटे ने मचाया तांडव। पूर्व विधायक के बेटे ने सड़कों पर मचाया तांडव, गंभीर धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज। देहरादून से बड़ी खबर है राजधानी देहरादून से, जहां पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव के बेटे का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। जहां प्रणव के बेटे दिव्य प्रताप ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ दबंगई दिखाते हुए उसके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की भी धमकी दी। कुंवर प्रणव के बेटे के साथ मौजूद नगर ने तिरंगे पर भी लात मार दी। मामले में राजपुर थाना पुलिस ने खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और गनर कांस्टेबल राजेश सिंह पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बुलेरो को मौके से सीज भी कर लिया है। पूरे प्रकरण के बाद गनर को भी निलंबित किया जा चुका है। तहरीर के मुताबिक आर यशोवर्धन दिलाराम चौक से साई मंदिर की ओर जा रहे थे। पैसिफिक मॉल के पास पीछे आ रही कार ने उन्हें ओवरटेक करने का प्रयास किया, लेकिन सड़क संकरी होने से वे साइड नहीं दे पाए। इसी बात पर गाड़ी सवार युवक भड़क गए। जैसे ही वो मसूरी डायवर्जन पहुंचे, एक सफेद लैंड क्रूजर
और बोलेरो ने उनके वाहन को टक्कर मारकर रोक लिया। ये दो दिन पहले राजपुर रोड पर मसूरी डाइवर्जन से ऊपर ओल्ड मसूरी रोड पर एक ये मारपीट का मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कि एक वीडियो भी संज्ञान में आया है। तो उस पर जो है पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें विधि सम्मत रूप से अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसकी तफ्तीश वगैरह की जा रही है। उसमें जो वादी हैं और जो पीड़ित हैं उनके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। मौके वारदात पर जो भी हमें मौखिक साक्ष्य मिलेगा या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिलेगा, उसके आधार पर जो उसको एकत्रित कर उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, इसमें कुछ ये पता लगा है कि किस बात को लेकर ये विवाद हुआ? जैसे अभी तक प्रथम दृष्टि से जो प्रतीत हो रहा है, जैसा कि जो पीड़ितों से बात हुई है, उसमें बेसिकली विवाद था ओवरटेकिंग को लेके कि दो गाड़ियां जैसे चल रही थी तो पीछे वाली गाड़ी ने जैसे ओवरटेक करने का प्रयास किया गया होगा, लेकिन वहाँ जगह जैसे कम थी, रोड पे स्पेस भी कम था, तो साइड नहीं मिल पाई होगी। इसी कारण जो है एक दूसरे में विवाद हुआ। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जो मुंबई महाराष्ट्र से आ रही है। मुंबई में रिश्वतखोर जज एसीबी की बड़ी कार्रवाई, क्लर्क गिरफ्तार और जज को नामजद किया। क्लर्क टाइपिस्ट चंद्रकांत वासुदेव रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। मुंबई की एंटी करप्शन ब्यूरो ने 25 लाख रुपए की रिश्वत की शिकायत पर मासगांव सिविल एंड सेशंस कोर्ट के क्लर्क टाइपिस्ट चंद्रकांत वासुदेव को 15 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने ये रिश्वत एक पट्टे भूमि विवाद मामले में एक व्यापारी से ली थी ताकि फैसला उसके पक्ष में जाए। शुरुआत में 25 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसमें 15 लाख जज के लिए और 10 लाख क्लर्क के लिए थे। बाद में ये रकम 15 लाख पर तय हुई। एडिशनल सेशंस जज अजाउद्दीन एस खाजी का नाम भी एसीबी ने एफआईआर में आरोपी के रूप में शामिल किया है। जब एसीबी की टीम जज के चर्च गेट स्थित सरकारी आवास पर पहुंची तो घर बंद मिला। इसके बाद उन्होंने घर का ताला सील कर दिया और बाहर एक कांस्टेबल तैनात किया गया ताकि भविष्य में अगर जज वहां आए तो तलाशी ली जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।